जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा संपादकीय है वो आपके जीएस पेपर 3 यानी जहाँ पर हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी इन सब टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को कभी देखते हैं या फिर उनसे जुड़े हुए प्रश्न जब भी भविष्य में आ सकते हैं, तो यहाँ से एक ऐसा आपका पॉइंट है, एक ऐसा एरिया है जहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। दूसरी बात, जो आपका निबंध है वहाँ पर एक डिटेल में प्रश्न आपका डिजिटल कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्था, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, क्योंकि ये आए दिन अब न्यूज़ में भी रहता है, इसका व्यापक असर हम देख ही रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो, इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हो, किसी भी फील्ड में हो। तो वहाँ से एक प्रश्न आपका निबंध के तौर पे हमेशा पूछा जा सकता है, उसका पूरा पूरा चांस है। तो आज पॉइंट बिल्कुल है हमारे पास। देखिए, इस संपादकीय में थोड़े से निगेटिव पॉइंट को ज़्यादा दर्शा दिया गया है। एक पॉजिटिव पॉइंट पे, नोट पे इसको कंक्लूड किया जा सकता था, इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता था, लेकिन हम हर बार की तरह कुछ पॉइंट्स जो ज़रूरी हैं वो बाहर से भी देखेंगे। ये भी देखेंगे कि सोशल मीडिया के क्या हमारे एडवांटेज हैं, क्या उसके फ़ायदे हो रहे हैं, क्या उसका नुकसान है जो हमें देखने को मिल रहा है, और फिर एक बेहतर सा निष्कर्ष हम देखेंगे और उसके बाद अपना ये संपादकीय का विश्लेषण पूरा करेंगे। तो जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं, जो लिखा हुआ है सूचना संजाल और भ्रम का भंवर, यानी कहीं ना कहीं जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है अपने चारों तरफ, जो हम सूचना का माध्यम बना रखे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, सोशल मीडिया में यूट्यूब हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, उसके बाद हमारा जीमेल भी है, ईमेल से भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन इधर उधर सूचना प्राप्त करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। उसमें हम जितनी चीज़ें समझ रहे हैं, जितनी सही इन्फॉर्मेशन, सही सूचनाओं को हम प्राप्त कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक एक मकड़ जाला बन चुका है, जिसमें हम सही और गलत की पहचान कर पाने में थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में अपने आप को पाते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं हमारे सामने मौजूद रहती हैं, उसमें हमें कभी कभी इस बात के लिए बहुत सोचना पड़ जाता है कि कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ पे हम अंत करें। तो ये सब चीज़ों को लेके काफ़ी गहरी बातें इसमें की गई हैं और बहुत सारे पॉइंट हम लोग अलग से भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने विश्लेषण को। तो अगर इंग्लिश में आप समझेंगे तो इसे इंफॉर्मेशन नेटवर्क, और ये जो मकड़ झाला है, भंवर है, ये है इल्यूजन का, भ्रम का। तो भूमिका हम कैसे देखेंगे? देखिए, डिजिटल मीडिया के जरिए व्यक्ति का जो सूचनाओं से अनवरत जुड़ाव है वो अब बना रहता है। इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यूअस मिलता रहेगा, आप रात में भी जग रहे हैं, दिन में कभी भी देख रहे हैं, आपके पास अगर इंटरनेट की व्यवस्था सही तरीके से मौजूद है तो आपको कोई ना कोई सूचना हमेशा मिलती रहेगी। किसी भी वेबसाइट को खोलिए, द हिंदू है, किसी हिंदी न्यूज़पेपर की वेबसाइट को खोलिए, अब तो बहुत सारे ऐप भी आ गए हैं, आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन चौबीसों घंटा सातों दिन मिलता रहेगा। तो सूचनाओं से तो आपका अनवरत कंटिन्यूअस एक जुड़ाव बना हुआ है। दूसरी चीज़, देखिए, ये टॉपिक ऐसा है कि आप बहुत सारी चीज़ें इसमें रिलेट कर पाएंगे क्योंकि आपके रोज़ की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। अब इसमें जो सोशल मीडिया, जो डिजिटल मीडिया है, इसमें रील, शॉर्ट्स जैसे वीडियो प्रारूप पहुंच के मामले में सबसे प्रभावी हो चले हैं। यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखिए, अब 1 मिनट के अंदर अपनी बातें, कोई भी, चाहे राजनीतिक मसले हो, चाहे कोई न्यूज़ हो, कोई बॉलीवुड की खबर हो, मूवी से रिलेटेड हो, कोई नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन हो, आपको 1 मिनट के अंदर चीज़ें पता चल जाती हैं। और जब वो वायरल होती हैं तो कई लाख, कई करोड़ लोगों तक भी पहुंच जाती है। तो एक शॉर्ट के माध्यम से, रील के माध्यम से, चाहे इंस्टाग्राम पे रील है, उससे आप लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी पहुंच बना पा रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया के उभार से सूचनाओं पर सांस्थानिक जो कब्जा था, जो इंस्टीट्यूशनल पकड़ थी, जो इंस्टीट्यूशनल, एक इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं का जो न्यूज़ पर, इन सब चीज़ों पे जो एक पकड़ थी, वो कब्जा था, वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और इस विकेंद्रीकरण, जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो लाभ है, वो समाज में व्यक्तिगत स्तर तक पहुंच रहा है। देखिए, अगर न्यूज़ चैनलों पे कोई चीज़ दिखाई जाती है, अखबारों में कोई चीज़ छपती है, तो उसका एक तरीका है कि आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। वहाँ पर भी सबका अपना एक बोर्ड होता है, मीटिंग होती है, उसमें आप स्टेप ले सकते हैं, कदम उठा सकते हैं, उन चीज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं कि ये चीज़ गलत ना छापा जाए इस न्यूज़पेपर में या फिर इस चैनल पे ना दिखाया जाए। लेकिन आप व्हाट्सएप पे किसी को शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम पे किसी को शेयर कर दीजिए कोई इन्फॉर्मेशन, तो अब गवर्नमेंट एक एक इंसान का व्हाट्सएप और टेलीग्राम चेक करने नहीं जा रही है, जब तक कि वो कोई समाज में बड़ा स्तर पे कोई असर न डाल दे। तब वो इन्फॉर्मेशन को पता किया जाता है कि आखिर ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, जिसको हम सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ओरिजिन कहते हैं, तब पता करती है गवर्नमेंट। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है। तो इससे क्या है कि अब जो सूचनाएं हैं, जो न्यूज़ है,
वो केंद्रीकरण नहीं है। कुछ लोग ही आपको ये नहीं निर्धारित करके बताएंगे कि इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ कहाँ पर कितने बजे या किसको मिलना चाहिए। अब आप खुद ही एक न्यूज़ देने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। आपके पास आया है व्हाट्सएप पे कोई चीज़, कोई भी इन्फॉर्मेशन आया है, आप उसको शेयर कर दिया, तो आप ही उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए न्यूज़ प्रदान करने वाले व्यक्ति हो गए। डिजिटल मीडिया की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि इसके जरिए न्यूनतम समय में आप वैश्विक पहुंच अपनी संभव बना सकते हैं। फेसबुक खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, बहुत सारे आपके दोस्त, जिनके दोस्त सॉफ्टवेयर या किसी और वजह से बाहर हैं, जॉब कर रहे हैं, आप उनके साथ कनेक्ट हो जाइए। वो लंदन में बैठे होंगे, वो और यूएस में बैठे होंगे, वो कनाडा में बैठे होंगे, 2 मिनट के अंदर आप लोगों की बातचीत शुरू हो गई, तो वैश्विक पहुंच हो गई आपकी। इसी तरीके से हायर लेवल पे जो अथॉरिटी हैं वो किसी डिप्लोमेट से तुरंत बात कर सकते हैं। मगर यह भी सत्य है कि सोशल मीडिया की जो सूचनाएं हैं वो सबसे अधिक संदिग्ध भी हैं, क्योंकि प्रॉपर चेक नहीं होता इन्फॉर्मेशन, कोई सोर्स वहाँ लिखा हुआ नहीं होता, हेडिंग के नीचे नहीं लिखा होता है कि हमने यहाँ से, ये मेरा स्रोत है इस सूचना का, या ये न्यूज़ मैंने यहाँ से ली थी। ऐसा तो कुछ है नहीं, बस हेडिंग बनाया, न्यूज़ डाला, फैला दिया। तो सूचनाएं भी बहुत ज़्यादा संदिग्ध हो रही हैं। इन खतरों का कोई समाधान निकला भी न था कि इसमें कृत्रिम मेधा, जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसकी रचनात्मकता, उसकी क्रिएटिविटी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलग लेवल पर अपनी रचनात्मकता दिखा रहा है, और डीप फेक की धूर्तताएं भी शामिल हो गई हैं। अब डीप फेक देखिए कितना खतरनाक चीज़ है। आपके जैसा बस केवल एक ओवरऑल एक व्यू मिलना चाहिए, मतलब उनके पास एक हुलिया होना चाहिए कि आप कैसे दिखते हो और आपकी आवाज़ कैसी है। उसके बाद वो आपका टेक्नोलॉजी से, जिसको डीप फेक अब कहा जा रहा है, आपके जैसा कोई इंसान को बना देंगे। उसके बाद वो, या फिर आपकी आवाज़ का प्रयोग कर लिया जाएगा, आपके जैसा दिखने वाला व्यक्ति हो गया, और अब आप वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करिए, सामने से कभी भी डिजिटल माध्यम से किसी से बात करेंगे तो ऐसा लगेगा सामने वाले को कि वो आप ही हैं, लेकिन असल में आप वो होते नहीं हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ और आपका हुलिया दोनों को चुरा के टेक्नोलॉजी और एआई, कृत्रिम मेधा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हूबहू वैसे ही एक इंसान को डिजिटली तैयार कर दिया गया है। अब उसके बाद वो उससे चाहे पैसे मांग ले, वो उसकी इंसल्ट कर दे, वो कुछ भी बोल दे, वो कुछ अपशब्द का प्रयोग कर दे, इल्ज़ाम किसके ऊपर आएगा? आपके ऊपर आ जाता है दुर्भाग्यवश। तो यही डीप फेक का भी एक नुकसान है जो समाज में आज हमें झेलने को या देखने को मिल रहा है। अब हर व्यक्ति जिसके हाथ में स्मार्टफोन है वो अपने आप में पत्रकार भी और प्रसारक भी। जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हाट्सएप पे आपके पास न्यूज़ आया, आपने अगले को फॉरवर्ड कर दिया, तो उसके लिए तो वो आप ही माध्यम है उस सूचना के। तो आपको भी फील आता है, चलो ठीक है, मैंने इतने लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया, न्यूज़ बता दिया, तो एक तरीके से आपके हाथ में स्मार्टफोन है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, तो आप पत्रकार भी हो गए, प्रसारक भी हो गए, कभी कभी अपनी बातें भी लिख देते हैं आप। अब कोई भी पेशा ऐसा नहीं है जिसका विशेषज्ञ यूट्यूब पर आपको ना मिल जाए, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, कोई भी पेशे से जुड़ा हो, ऐसे लोगों को हम लोग यूट्यूबर कहते हैं, जो एक पूर्ण रूपेण अपने आप में पेशा बन चुका है। मतलब वो यूट्यूब ही अपने आप में एक ऑफिस है कई लोगों के लिए, यूट्यूब ही अपने आप में एक काम है। सुबह से उठा, यूट्यूब पे अपना कंटेंट क्या बनाना है, लोगों को क्या बताना है, उसी में लगे हुए हैं, पैसे भी बन रहे हैं, तो वो तरीके से उनके लिए एक तरीके से सैलरी का काम कर रहा है। अनेक ऐसे यूट्यूबर या फिर डिजिटल वक्ता हैं जिनकी सामाजिक उपयोगिता बनी हुई है, उन्हें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, देशभक्त चैनल है, ध्रुव राठी जैसे लोग हैं, बहुत सारे इस तरीके के लोग हैं जो अपनी एक बात कह देते हैं, लाखों करोड़ों लोगों तक उनके व्यूज़ पहुंच जाते हैं, चैनल पे देखते हैं लोग, और उसके बाद करोड़ों में, लाखों में, करोड़ों में उनके शेयर हो जाते हैं। तो इस तरीके के लोगों को यूट्यूबर जो ऐसे होते हैं, इन्हें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। क्योंकि वो उन्होंने इन्फ्लुएंसर क्यों? क्योंकि उनकी बातों से बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का उनको दर्जा दे दिया जाता है या संज्ञा दी जा रही है। और सरकारें उनकी सामाजिक भूमिकाओं को देखते हुए अलग से सम्मानित भी कर रही हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले ही ऐसे सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुला के एक आयोजन भी किया था, दिल्ली में समारोह किया था, उसमें बहुत सारे इस तरह के यूट्यूबर, सोशल इन्फ्लुएंसर्स को सम्मानित भी किया गया था। उसी का उदाहरण थोड़ा घुमा के यहाँ पे लिखा गया है। जाहिर है कि डिजिटल माध्यम सिर्फ एक वैकल्पिक माध्यम अब नहीं रह गया है, बल्कि पूंजी, यश और सत्ता प्राप्ति का एक माध्यम भी बन चुका है। सत्ता प्राप्ति का इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि राजनीतिक प्रयोग भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। किसी का इमेज ख़राब करना हो, किसी का इमेज बहुत बेहतरीन बताना हो या बनाना हो, तो उसके लिए भी आपका यूट्यूब पे, चैनल पे किसी पत्रकार या फिर किसी दूसरे तरीके से उसके इमेज को बढ़ाना चढ़ाना हो या गिराना हो, इस तरीके का प्रयोग आपको देखने को मिल रहा है।
तो इससे क्या हो रहा है कि वो सत्ता में दोबारा ना आ पाए या सत्ता में वो दोबारा आ पाए, इसकी कोशिशों के बीच ही ये सब चीज़ें की जा रही हैं। अब सोशल मीडिया, देखिए यहाँ तक तो संपादकीय में बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें बताई गई। अब हम लोग को यहाँ पे जब सोशल मीडिया की बात चली रही है तो सोशल मीडिया को थोड़ा बेहतर तरीके से देख लेते हैं, ताकि सिर्फ सोशल मीडिया पे अगर प्रश्न आए या निबंध आए तो आप बहुत सही स्थिति में होंगे इस पे कुछ लिख पाने के लिए। तो सबसे पहले हम परिभाषा को देख लेते हैं। सोशल मीडिया का परिभाषा आप इर्द गिर्द इसी के याद रखिएगा, देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखना है। सोशल मीडिया एक डिजिटल तकनीक है, यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जो वर्चुअल नेटवर्क, आभासी नेटवर्क, वर्चुअल का हिंदी आपका ये वर्चुअल ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन वर्चुअल भी आप लिख सकते हैं, आभासी भी लिख सकते हैं। तो आभासी नेटवर्क और समुदायों के माध्यम से टेक्स्ट जो आप भेजते हैं, टेक्स्ट और विजुअल जो हम देखते हैं, उसके सहित विचारों और सूचनाओं को साझा करने की अनुमति मिलती है, या साझा करने का एक प्लेटफॉर्म है, माध्यम है। इसको हम कहते हैं सोशल मीडिया। 3-4 लाइन का आप कहीं भी ये बात अपने लिख सकते हैं। थोड़ा स्टैंडर्ड डिफिनीशन लगेगा और अच्छा भी लगेगा कि आप सच में, मतलब हर एक पेपर की देखिए अपनी एक वोकैबुलरी होती है, एक भाषा होती है, शब्द होते हैं। तो अगर आप इस तरह की बातें यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब सोशल मीडिया के लाभ हम देखते हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे उसकी क्या हानि है जो हमें समाज में देखने को मिल रही है। तो सोशल मीडिया के जो लाभ हैं उसमें सबसे पहला लाभ है कनेक्टिविटी, जो जुड़ाव है उसमें हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। तो जुड़ाव में, जुड़ाव शब्द के साथ साथ आप लोग कनेक्टिविटी शब्द का भी प्रयोग करिएगा। बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों को हूबहू हिंदी में लिखने पर भी उसका एक अलग प्रभाव पड़ रहा है। तो कनेक्टिविटी में वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि सोशल मीडिया हमें दुनिया भर के लोगों से जुड़ने की अनुमति दे रहा है, एक माध्यम हमें प्रोवाइड कर रहा है, एक माध्यम दे रहा है। हम लोगों से वास्तविक समय में, रियल टाइम में संवाद स्थापित कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों। तो अभी अगर आपका कोई दोस्त ऑस्ट्रेलिया या यूएसए में जगा हुआ है, किसी काम में व्यस्त है, आप उसके साथ अभी उठाइए व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और उनसे बात करना शुरू कर दीजिए। तो वही है, वास्तविक समय में बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि अभी आप मैसेज उनको भेजेंगे, अगर वो जग रहे हैं, अगर सो गए हैं तो अलग बात है। अगर आप अभी मैसेज भेजेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 घंटे का इंतज़ार करना होगा, आप उधर से भी बात होगी, आपकी तरफ से भी संवाद स्थापित होगा। दूसरा जो लाभ है वो है सूचना तक अधिक पहुंच, यानी ग्रेटर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। हमारे पास पहले बहुत ही लिमिटेड तरीके से इन्फॉर्मेशन था, हमारे पास सूचनाओं का जो पहुंच था वो बहुत ही लिमिटेड था, बहुत ही कम था। जैसे अगर आप न्यूज़पेपर आप मंगवा रहे हैं और या फिर आप न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, बस वहीं तक आपको चीज़ें पता चलती। लेकिन अब आपके पास इतनी अधिक पहुंच हो चुकी है, आपके पास ऐप है, आपके पास सोशल मीडिया है, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इतनी ज़्यादा सूचना और न्यूज़ आप तक पहुंचेगा जो पहले हम कल्पना नहीं कर सकते थे। इसका एक अन्य लाभ यह है कि अब हम दिन या रात किसी भी समय किसी भी चीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं। हमें बस एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, इंटरनेट की हमारे पास उपस्थिति होनी चाहिए और कुछ अतिरिक्त मिनटें हमारी तरफ से चाहिए। हमें समय देना है तो हमारी तरफ से कुछ समय हम दे पाएँ और इंटरनेट की व्यवस्था हमारे पास सुचारू तरीके से हो, सुचारू रूप से हमारा इंटरनेट काम कर रहा हो, बस ठीक है। इससे अधिक आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो हमें फ़ायदा देखने को मिल रहा है वो है कि अब सस्ते तरीके से और आसान तरीके से आप कंटेंट तैयार कर सकते हैं। कंटेंट क्या है? जो वीडियो, जो चीज़ें आप बताना चाहते हैं, जो आपकी सामग्री है, सामग्री नहीं बोलेंगे, जो भी चीज़ें आप तैयार किए हुए हैं उसे हम कंटेंट कह रहे हैं। तो आप बड़े सस्ते तरीके से कंटेंट तैयार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले आप कहीं किसी के घर में जाके किराए का रूम लीजिए या कहीं पे आप किसी दुकान को बुक करिए, उसके किराए भरिए, तब जाके आप कोई चीज़ तैयार कर सकते हैं। अगर आपके घर में भी एक छोटा सा कमरा है, आपने बोर्ड लगाया, आपने कैमरा लगाया, आपने स्टैंड ख़रीदा, कुछ हज़ार रुपए में आपने एक अपना सेटअप तैयार कर लिया। या मान लीजिए अगर आप पढ़ा नहीं रहे हैं, किसी और चीज़ को बता रहे हैं बोल बोल के, तो भी आप क्या है, आपके पीछे एक ग्रीन पर्दा होना चाहिए, ग्रीन स्क्रीन जिसे हम बोलते हैं। वहाँ से आप एडिट कर सकते हैं ऑनलाइन और अपने पीछे किसी भी तरह का रूप दे सकते हैं। कुछ हज़ार रुपए के खर्च हैं और आप वहाँ पर भी अपने कंटेंट को तैयार कर सकते हैं। तो आज डिजिटल कंटेंट बनाने के लिए ईंट और मोर्टार जैसे भौतिक सामग्री की तुलना में कम निवेश की आवश्यकता हमें पड़ रही है। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी की सहायता से कोई भी कार्यक्षम यानी कि कॉम्पिटेंट, प्रभावी यानी इफ़ेक्टिव,
प्रामाणिक, ऑथेंटिक और ताज़ा ऑनलाइन सामग्री यानी कि फ्रेश ऑनलाइन कंटेंट हम बना सकते हैं। अब हमें चौथा में जो फ़ायदा देखने को मिलता है वो नए अवसर। देखिए इन सब चीज़ों से हमें पता तो चल रहा है ना कि हमें अवसर मिल रहा है, एक नया प्लेटफॉर्म मिल चुका है। आप अच्छा बोल सकते हैं, अगर आप अच्छी कविता सुना सकते हैं, आप अच्छा डांस कर सकते हैं, आपको ट्रैवलिंग का शौक़ है, आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं कि उनसे जुड़े हुए तमाम चैनल आपके सामने उपलब्ध हैं। तो सोशल मीडिया ने रचनात्मकता के लिए एक नए अवसर खोले हैं। अब हम दूसरों के द्वारा बनाई गई सामग्री का उपभोग करने के बजाय अपनी खुद की सामग्री बनाकर उसे साझा कर सकते हैं। आप खुद का कंटेंट बनाइए, उसको अपने तरीके से, अपने रचनात्मकता से दिखाइए, उस कंटेंट को बनाइए और उसे आप साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी पहुंच बना सकते हैं। देखिए फ़ायदा तो हमने गिना दिया, अब हमें दूसरे पहलू की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, जो है आपका कि सोशल मीडिया के नुकसान को भी हमें देखना पड़ेगा। तो डिसएडवांटेज क्या है सोशल मीडिया का? सबसे पहला, सूचनाएं तो हमारे पास हैं, लेकिन सूचनाओं का अधिभार है, हमारे ऊपर इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। ज़रूरत से ज़्यादा हमारे सामने इंफॉर्मेशन, सूचनाएं पड़ी हुई हैं। तो ऑनलाइन जानकारी और सूचनाएं इतनी ज़्यादा उपलब्ध है, इतनी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है कि यह कभी कभी यह जानना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि कहाँ से उस सूचना के बारे में जानना शुरू करें, कहाँ से उस न्यूज़ के बारे में जानना शुरू करें, या किस जानकारी या सूचना पर हम ध्यान दें। ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय हो जाता है। दूसरी चीज़, लत लगना। अब इंस्टाग्राम खोल के पता चल रहा है 2-2 घंटे, 3-3 घंटे यूट्यूब खोल के रील देखे पड़े हैं, शॉर्ट्स देखे पड़ रहे हैं, इतनी टाइम दे पड़े हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा 1.5-2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे का समय लग गया। या फिर लत कैसे लग रहा है, 2-3 दिन से ज़्यादा हमसे रहा नहीं जा रहा है बिना इंस्टाग्राम खोले हुए, बिना यूट्यूब खोले हुए, क्योंकि शॉर्ट्स देखने और रील देखने की आदत सी लग गई है। तो ये जो लत लगना है ना, ये सोशल मीडिया का बहुत बड़ा दुष्प्रभाव में से एक दुष्प्रभाव है, क्योंकि इससे भी बड़ा एक दुष्परिणाम है सोशल मीडिया का, जो हम आगे देखेंगे। तो सोशल मीडिया का एक नुकसान है, यह है कि इसकी लत लग सकती है और लत लग भी रही है। इसमें लिखे लेख को पढ़ना, क्या लिखा है ज़रा देखें, क्या इन्फॉर्मेशन आया हुआ है, व्हाट्सअप खोल खोल के बात बात देखना कि क्या इन्फॉर्मेशन शेयर हुआ है, वीडियो देखना, वीडियो रील्स देखना, यूट्यूब शॉर्ट्स देखना और उनकी जांच करना, अच्छा ये सही है क्या, ये क्या इन्होंने बता दिया है। मान लीजिए कोई डिस्कवरी जैसा चैनल ही आप देख रहे हैं बैठ के, अब हर बार आप इन्फॉर्मेशन शेयर देख रहे हैं, उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि अच्छा ये न्यूजीलैंड के इस जानवर के बारे में बताया गया है, ये सही है, इस पेड़ के बारे में बताया गया ये बात सही है। तो ये कभी ना ख़त्म होने वाले चक्र हैं, यानी नेवर एंडिंग साइकिल में हम फंस के रह जाते हैं। तीसरा जो सबसे बड़े दुष्परिणाम में से एक है सोशल मीडिया के, वो है आपका फेक न्यूज़ और ट्रोलिंग। फेक न्यूज़ यानी कि फर्जी खबर। सोशल मीडिया के सबसे चिंताजनक नुकसानों में से एक है फेक न्यूज़ या फर्जी खबरों का प्रसार। कहीं भी कुछ भी आ जाता है, किसी जानवर को मारने की बात हो गई, किसी इंसान को मारने की बात हो गई, कभी आगजनी की बात हो गई, कोई भी ऐसी बातें जो वास्तविकता में घटी ही नहीं है, अभी आपका हुआ भी नहीं है, और 2-4 जगह अलग अलग आपकी घटनाओं के फ़ोटो को, वीडियो को एक साथ जोड़ के बता दिया जाता है कि अरे यहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर वो हो गया, और उसके बाद आधे से अधिक लोग समाज में आक्रोशित हो जाते हैं या फिर एक दूसरे को अपशब्द बोलना शुरू कर देते हैं। समाज में एक तनाव, भय, ये सब चीज़ें अचानक से देखने को मिल जाती हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होने लगती है, पुलिस को अच्छे कभी कभी अधिकारियों को फ्लैग मार्च करना पड़ जाता है रोड पे, सेंट्रल फोर्स के साथ में या फिर पीएसी के साथ में। तो ये सब सिचुएशन हमें सोशल मीडिया के फेक न्यूज़ के प्रसार की वजह से समाज में देखने को मिल जाता है। सोशल मीडिया के सबसे चिंताजनक नुकसानों में से एक है फेक न्यूज़ या फर्जी खबरों का प्रसार। किसी के लिए भी तथ्यों की जांच किए बिना या स्रोत प्रदान किए बिना जानकारी को ऑनलाइन प्रकाशित करना बड़ा आसान है आज के समय में, और इसका परिणाम क्या हमें देखने को मिलता है कि इससे गलत जानकारी फैल सकती है और फैलती भी है, जिससे पूरे समाज में अविश्वास और संदेह पैदा हो जाता है। और कभी कभी संदेह के आगे ये मामला तनाव, हिंसा, उसका भी रूप ले लेती है। तो आप यहाँ तक भी बढ़ सकते हैं। देखिए ये पॉइंट अगर आपको अविश्वास और संदेह तक आपको समझ में आ रहा है, तो आप इसको अपने आप बढ़ा के हिंसा, तनाव, भय, ऐसा वातावरण हमारे समाज में मौजूद बन जाता है, पनप जाता है, इस तरह की बातें भी आप लिख सकते हैं। और चौथा जो एक और सबसे बड़े नुकसान में से एक है, वो है आपका ऑनलाइन ट्रोलिंग। ट्रोलिंग का मतलब क्या है? देखिए
पॉजिटिव निगेटिव दोनों ट्रोलिंग होती है। ट्रोलिंग जो निगेटिव नकारात्मक तरीके से जो हम लोग ट्रोलिंग करते हैं या देखते हैं, उसका अर्थ ये होता है कि किसी भी इंसान का इमेज आप ख़राब कर दीजिए, सिर्फ उसके बारे में कुछ बातें बोलकर, किसी उसके इंसिडेंट से जोड़ के, किसी घटना से जोड़ के उसको आप उसकी इमेज ख़त्म कर दीजिए, उसको समाज में अपशब्द बुलवा दीजिए लोगों के मुंह से। ये सब होती है ऑनलाइन ट्रोलिंग। यह सोशल मीडिया का नया नकारात्मक उत्पाद है और बहुत ही ख़राब उत्पाद है। अब इसका परिणाम क्या होगा? किसी भी इंसान को अगर आप समाज में लोगों की नज़र से गिरा रहे हैं, उसे गाली दिलवा रहे हैं, अपशब्द बुलवा रहे हैं, उसका इमेज ख़राब कर रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? वो चिंता में अपने आप को महसूस करेगा, एंजाइटी महसूस करेगा, डिप्रेशन का शिकार होगा, अवसाद में घिरा हुआ होगा, सामाजिक अलगाव उसके अंदर आएगा। सामाजिक अलगाव होगा मतलब सोशल आइसोलेशन हो जाएगा। बहुत सारे, अब वो कहीं भी जाएगा तो लोग उससे दूरी बनाने की कोशिश करेंगे कि इसकी इज्जत तो है नहीं, इसको हम अगर सामान दे रहे हैं, बुला रहे हैं, बैठा रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं, तो चार लोग मेरे बारे में भी गलत धारणा अपना लेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी इमेज अच्छी नहीं है तो मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो लोग मेरे बारे में भी गलत धारणा अपना लेंगे, मेरे बारे में भी वैसा ही इमेज बना सकते हैं, तो लोग थोड़ा दूरी बनाते हैं। इससे क्या होता है? सोशल आइसोलेशन में चला जाता है वो इंसान, 10 लोगों से बात करना छोड़ देता है, या फिर उसी के घर में कोई उससे मिलने आ रहे हैं, कोई रिश्तेदारी मिलने आ रहे हैं, या घर वालों की नज़र से नज़र में नहीं मिला पा रहा है, अकेले में रहना शुरू कर रहा है, तो सोशल आइसोलेशन में चला जाएगा, सामाजिक अलगाव में चला जाता है, जिससे फिर वो डिप्रेशन, अवसाद, चिंता ये सब बढ़ जाती है। खान पान संबंधी विकार देखने को मिलेगा, खाने पीने में मन नहीं लगेगा। कैसे मन लगेगा? जब आप लगातार चिंता और तनाव से ग्रस्त हैं तो आपका खाने पीने में भी मन नहीं लगेगा, तो ईटिंग डिसऑर्डर देखने को मिल जाएगा, आपके आत्मसम्मान में गिरावट नज़र आएगी, और कभी कभी बहुत ज़्यादा हताश व्यक्तियों में आत्महत्या के प्रयास भी देखे गए हैं, जिनके अंदर अब समाज की उस कड़वी सच्चाई को फेस करने का, उसका सामना करने का हिम्मत नहीं रह जाता है। दुर्भाग्यवश बहुत सारे इस तरीके के लोग गलत रास्ता भी अपना लेते हैं। तो निष्कर्ष हमें बैलेंस बना के लिखना है। निष्कर्ष में हम बोल सकते हैं कि चूंकि भारत एक निगरानी देश यानी कि सर्वेलेंस स्टेट नहीं है, जहां हर एक इंसान की नॉर्थ कोरिया की तरह क्या बोल दिए, क्या लिख दिए, क्या भेज दिए, इस पे सरकार की पैनी नज़र बनी होती है, आपने उसके लिए एक अलग एजेंसी बैठा रखा है, ये देश हमारा नहीं है। इसलिए निजता के अधिकार, जो राइट टू प्राइवेसी है, और भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो हमें अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के तहत मिली हुई है, उस पर किसी भी तरह का अवैध यानी कि इलीगल या असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रहार सरकार की तरफ से या किसी भी एजेंसी की तरफ से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार है। ये तो खुद अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है जो संविधान ने हम नागरिकों को प्रदान किया है, प्रोवाइड किया है। तो सोशल मीडिया जनमत यानी कि पब्लिक की विचार, पब्लिक ओपिनियन और राजनीतिक विमर्श यानी कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर एक गहरा प्रभाव डालता है, आख्यानों को आकार देता है, जो नरेटिव्स हैं उनको शेप करता है और सामाजिक परिवर्तन लाता है, सोशल चेंज लाता है। इसलिए सकारात्मक प्रभाव की इसकी क्षमता जो है कि ये समाज में सोशल मीडिया कितना सकारात्मक तरीके से प्रभावशाली हो सकता है, प्रभावित कर सकता है, इस पे किसी भी तरह का कोई डिबेट नहीं है, विवाद नहीं है, ये निर्विवाद फैक्ट है, निर्विवाद वचन है। लेकिन नैतिक मानकों को अगर आप एथिकल स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना चाहते हैं सोसाइटी में, जिसका GS4 हमें जो पढ़ना भी होता है नैतिकता के पेपर को, और लोकतांत्रिक मूल्यों यानी कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की आप रक्षा करना चाहते हैं, तो उसके लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग को कम करना अति आवश्यक है। गलत सूचना से निपटने, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के उपायों को लागू करके समाज अधिक अच्छे के लिए सोशल मीडिया की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने कंक्लूजन को, निष्कर्ष को समाप्त करेंगे, न कि किसी एकदम निगेटिव अपशब्द के साथ में, जो हमें जल्दी न्यूज़पेपर या बहुत सारी जगह देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो एक तरफा विचार की तरह समझ में आता है कि वो आर्टिकल संपादकीय विचार जा रहा है। तो हम एस्पिरेंट हैं, हमारा काम किसी को बहुत ज़्यादा नीचा गिराने, किसी की बहुत ज़्यादा आंख बंद करके बड़ाई करने या बुराई करने पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम में से ही जो लोग शासन में जाएंगे, प्रशासन में जाएंगे, वो समाज के लिए आगे का राह स्थापित करते हैं, राह बनाते हैं। तो हमारी आँखें, हमारी कानें और हमारी जीवा पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए,
उसकी एक अच्छी समझ होनी चाहिए। तो एक लंबा आज का जो डिस्कशन है वो पूरा होता है, संपादकीय विश्लेषण आज कंप्लीट होता है। अब सिर्फ जो फैक्ट है, जो आपके कभी कभी फैक्ट आएंगे एग्ज़ाम के 1.5-2 महीने पहले, उनको आप यहाँ पे शामिल कर लीजिएगा। अब इससे अधिक बहुत ज़्यादा पॉइंट के लिए भटकाव के लिए ज़रूरत नहीं है। कभी 1-2 बार और आर्टिकल आ गया तो जब हम कवर करेंगे तो उसमें हमारा पूरा हो जाएगा। यहाँ से आप निबंध भी लिख सकते हैं, यहाँ से आप चाहे वो 1000 शब्द का लिखना हो, 800 शब्द का लिखना हो, निबंध भी लिख सकते हैं और उत्तर भी आप आराम से लिख सकते हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम को आप दे रहे हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। करंट अफेयर्स वीकली आप लोगों के लिए शुरू होने वाला है और ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में हम लोग करंट अफेयर देखेंगे। करंट अफेयर की समस्या बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगी। 99%, 100% तो देखिए कोई गारंटी देना सही नहीं रहता है, क्योंकि कोई भी प्रश्न कभी कभी 2-3 बन जाते हैं, लेकिन 99% तक आप सवालों को सही कर सकते हैं। इसकी पूरी कोशिश अब से होगी। इस चैनल पे आपको ऑब्जेक्टिव माध्यम से करंट अफेयर देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बस आप लोग पढ़ते रहिए। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आगे आने वाली है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।